नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। इस महीने के आखिरी हफ्ते में प्रदेश में जमकर सियासत देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश आ रहे हैं। 22 जुलाई को प्रियंका ग्वालियर में सभा करती दिखेंगी, तो अमित शाह एमपी बीजेपी के कामों की समीक्षा करते नजर आएंगे। यानी चुनावी लिहाज से महीना सियासत का सुपर मंथ साबित होने जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी है कि दिग्गजों के दौरे एमपी की जनता पर कितना असर छोड़ेंगे और क्या केंद्रीय नेता चुनावी राह को आसान बना पाएंगे। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तेज होती जा रही 23 की जंग, चढ़ने लगा चुनावी रंग। जुलाई का महीना चुनावी लिहाज से सुपर मंथ साबित होने जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, तो अब इस महीने के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आ रही हैं। वो 22 जुलाई को ग्वालियर का दौरा करेंगी। यहाँ वो ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के पक्ष में तो माहौल बनाती दिखेंगी ही, साथ ही कांग्रेस की तैयारियों को धार देंगी। उनके आने से एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस प्रियंका के सहारे आधी आबादी को साधते दिखेगी। प्रियंका गांधी जी का जो है सफलतम दौरा रहा जबलपुर का, और पूरा महाकौशल उससे चार्ज हो गया है। इसी तरह वो चंबल के क्षेत्र में दस्तक देंगी। यहाँ पर जो है वो आकर कांग्रेस का जो की गारंटियां हैं, कांग्रेस का जो विचार है, इसको जनता के सामने रखेंगी और जनता से उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। कांग्रेस प्रियंका के दौरे को लेकर उत्साहित दिख रही है। वही बात अगर बीजेपी की करे तो कुछ दिनों पहले ही भोपाल में अमित शाह ने बीजेपी के 13 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की थी। जब से बीजेपी की चुनावी गतिविधियां भी बढ़ी हैं और अब फिर अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं। अब उनके दौरे को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उन टास्क का रिव्यू करेंगे जो वो देकर गए थे। लेकिन कुछ भी हो, इतना तो साफ है कि बीजेपी भी अपनी रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रही है। जो हमारा नेतृत्व है केंद्र का और प्रदेश का, उनका सहयोग भी मिलता है, साथ भी मिलता है और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। और पूर्व में भी चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, तमाम सारे जो हमारा नेता है उनके दौरे चलते रहे हैं। आज भी वो आ रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो 200 पार का लक्ष्य है, उसको हम सरकार की नीतियां और संगठन के विचार से हासिल करने वाले हैं। जुलाई में जिस तरह से एक के बाद एक दिग्गजों ने मध्य प्रदेश का दौरा किया, उसने मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। और आने वाले दिनों में ये तपिश और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, नेताओं की दौड़ मध्य प्रदेश में तेज होती जाएगी और साथ ही राजनीतिक दलों की तैयारियां भी। हालांकि अब देखना होगा कि दिग्गजों के दौरे और पार्टियों की चुनावी रणनीति चुनाव में कितना असर जनता पर छोड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और अभी तक ये लग रहा था कि चुनाव आ रहे हैं, लेकिन जैसे अमित शाह का दौरा होता है और 2 लोग और आते हैं, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, इसके बाद बीजेपी में एकदम से नई तरह की हलचल देखने को मिल रही है। मीटिंगों का दौर चल रहा है, बैठ के चल रही है। और कांग्रेस की बात करें तो पहले प्रियंका गांधी आई थी जबलपुर, और अब ग्वालियर की तैयारी है। तो कहा जा रहा था कि जबलपुर में उनका जो शो था वो पिट गया था, इसलिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही ग्वालियर चंबल की। और कांग्रेस को बहुत उम्मीदें भी हैं ग्वालियर चंबल से, क्योंकि जिस प्रकार से उनको नगरीय निकाय में सफलता मिली है। तो क्या माना जाए अभी नगरीय जो केंद्रीय नेतृत्व के जो दौरे हो रहे हैं, चाहे प्रियंका हो चाहे राहुल हो, कि चुनावी फिजा में एक नई जान फूंक देंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि राहुल जी हों या प्रियंका जी हों, ये चुनावी फिजा में कुछ जान फूंकने का उनका प्रयास है। और कितनी जान फूकेंगे ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर ये मान करके चलिए कि कांग्रेस जो है महाकौशल में और मध्य भारत में फोकस अपेक्षाकृत अधिक करने वाली है। उसके 2 कारण हैं कि पिछला चुनाव अगर आप 2018 का देखेंगे तो कांग्रेस को मैक्सिमम सीटें जो हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग से मिली हुई थी।
बिल्कुल। दूसरा, उनका कहीं ना कहीं बहुमत महाकौशल का जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र है वहां भी कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। तो कांग्रेस के बराबर ये कोशिश होगी कि महाकौशल में जो उनकी पिछले बार स्थिति थी वो यथावत रहे, और ग्वालियर चंबल संभाग में जो सिंधिया जी के जाने से कुछ कमजोर हो गई है वो फिर से उनको आए। ये उन्होंने ग्वालियर नगर निगम के चुनाव में और 2-3 और नगरीय निकाय में, जैसा कि आपने भी कहा, उन्होंने इसको महसूस किया। तो वो ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो वोट है वो कहीं ना कहीं उसमें बदले। तो इससे जनता पर जो फर्क पड़ना है वो तो अपनी जगह होगा, लेकिन प्रियंका जी के दौरे से या राहुल गांधी जी के दौरे से कांग्रेस का कार्यकर्ता चार्ज होगा और वो लगेगा बहुत ताकत के साथ। और उसका कारण है कि दोनों पार्टियां मान करके चलिए मनोज जी, मध्य प्रदेश पर ये जो 3 प्रांत हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों में दोनों पार्टियां मध्य प्रदेश में अधिक जोर देने वाली हैं, पूरी ताकत लगाने वाली हैं। उसका एक कारण साफ दिख रहा है। भविष्य किसका स्वरूप क्या होगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कौन एक कदम आगे है ये दिख रहा है, और राजस्थान में भी कौन एक कदम आगे है वो दिख रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो टक्कर है वो लगभग बराबरी की टक्कर है। इसलिए दोनों पार्टियां चाहेंगी कि इस बराबरी की टक्कर में वो वोट का प्रतिशत बढ़ाएं। इस बार मान करके चलिए कि सीट से ज्यादा दोनों पार्टी वोट के प्रतिशत पर जोर देंगी। जो वोट का प्रतिशत जो पार्टी बढ़ा लेगी वही बहुमत के रूप में आएगी। इसलिए प्रियंका गांधी का ये ग्वालियर दौरा है, और भविष्य में उनका बहुत जल्दी एक आध दौरा और बनेगा, ये हम देखेंगे इसको आगे चल करके। जी, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जैसा हिमाचल में जिस प्रकार सक्रियता थी प्रियंका गांधी की, उतनी मध्य प्रदेश में रहेगी, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है कि जो नारी सम्मान योजना की घोषणा उन्होंने की और बीजेपी ने जो लाडली बहना स्कीम शुरू लॉन्च कर दी है, 2 महीने में बहनाओं को पैसे मिल गए और खबरें आ रही कि चुनाव के पहले उसको बढ़ाकर 1250 और 1500 तक ले जाया जा सकता है। तो शायद यही है कि महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए प्रियंका को आगे करें और राहुल गांधी पीछे नजर आए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, प्रियंका जी को महिला वोटर ही नहीं बल्कि एक सामान्य वोटर की तरफ कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो वो बकायदा, मुझे जो लग रहा है कि प्रियंका जी को बकायदा एक ट्रेनिंग दी गई है इंदिरा जी की तरह दिखने की और इंदिरा जी की तरह चलने की, और उन्हीं के सेंटेंस की आप अगर उनका उच्चारण देखेंगे, क्योंकि मैंने तो इंदिरा जी के भाषणों की रिपोर्टिंग भी की है, तो अगर जो वाक्य बोलती हैं वो बिल्कुल इंदिरा जी के लहजे में, और कई बार जो समापन करती हैं उसी लहजे में करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंदिरा जी का जो आकर्षण रहा है, खास तौर से जो पाकिस्तान युद्ध जीतने के बाद और बांग्लादेश बनाने के बाद, वो ठीक है कि 77 का चुनाव हार गई थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कांग्रेस बराबर ये कोशिश होगी कि इंदिरा जी के लुक में वो हों। आपने अगर पिछले बार देखा होगा, मैंने कहीं देखा कि वो खादी की जैकेट भी पहनती हैं प्रियंका जी, बिल्कुल, और साड़ी में उसी तरीके से पल्लू लेती हैं जैसे वो इंदिरा जी लिया करती थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बराबर ये कोशिश है कि वो छवि जो है प्रियंका जी की स्थापित हो, जो महिलाओं में तो जो प्रभावशाली रहे ही, लेकिन जन सामान्य में भी वो अच्छा प्रभाव छोड़े। इस बार ग्वालियर में भी आप देखना, इस पिछली बार तो मैंने ये देखा था कि जब मैंने बहुत गौर किया था प्रियंका जी की चाल पर, जब वो जबलपुर आई थी एयरपोर्ट पर, तो बिल्कुल वो उन्होंने जो कदम बढ़ा रही थी और उसमें उनका जो साड़ी का पल्लू फैल रहा था, बिल्कुल उसमें इंदिरा जी का लुक उसमें लग रहा था। तो कांग्रेस बराबर ये कोशिश है कि जो जमीन जो सद्भाव था उस पीढ़ी का उनके प्रति, वो प्रियंका जी के मार्फत से लेकर के अपनी खोई हुई ताकत को वापस ले सके, ये कांग्रेस का प्रयास, ऐसा मुझे लगता है। जी। लेकिन उस छवि की बात कर रहे हैं तो वो छवि में जो विधानसभा के चुनाव तो उत्तर प्रदेश के लड़कियों लड़ सकती है, उसकी भी कहीं ना कहीं आंच देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी तो मुद्दा बनाएगी उसको। निश्चित रूप से ये मुद्दा बनाएगी, लेकिन यूपी की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। यूपी में कुछ भी हो, दोनों ही सरकारें जो थी, बहुजन पार्टी की और सपा की जो सरकारें थी, उसमें कहीं ना कहीं गुंडा राज जो पनपा था, उस गुंडा राज को योगी जी ने जो उस पर हमला किया था, इस कारण उनका वहां जो लड़की हूं लड़ सकती हूं उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया। लेकिन मान करके चलिए कि मध्य प्रदेश में ये नारा या ये जो उनकी कोशिश है वो थोड़ा बहुत फर्क तो डालेगी। अब कितना डालेगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रियंका जी की यात्रा, उनकी शब्द शैली पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालेगी। लेकिन शर्मा जी, इंदिरा जी का दौर बहुत पुराना है, उस दौर के बाद जो नया मतदाता है वो है जिसने इंदिरा जी को देखा नहीं है, उनकी कार्य पद्धति, कार्यशैली नहीं देखी है, उनका चाल ढाल नहीं देखा। ये आपके दौर की बात है। नया वोटर को कैसे प्रभावित कर सकती हैं वो इंदिरा जी की छवि अपने में दिखाकर? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा
कि नया वोटर मान करके चलिए कि लगभग 40% ऐसा वोटर है जिसने इंदिरा जी के शासन को नहीं देखा। 40% वोटर ऐसा है जिसने बिल्कुल। नहीं देखा, लेकिन फिर भी 60% वोटर ऐसा है जिसने इंदिरा जी को देखा है। तो कहीं ना कहीं वो जो 60% में से मान करके चलिए लगभग 25% ऐसा वोटर है जो राष्ट्र संस्कृति और सद्भाव के लिए कांग्रेस से टूट करके भाजपा की ओर गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो कोशिश होगी कि अगर उसमें से वो 2-3% वोट भी ले सकते हैं तो इससे उनका लाभ होगा, ये उनकी एक कोशिश भी है। इसलिए उन्होंने देखा होगा प्रियंका जी जिस तरीके से नारा उन्होंने नया दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस तरीके से जो छोटे छोटे सेंटेंस में वाक्य दे रही हैं, ये ठीक उसी प्रकार के हैं जैसे वो कांग्रेस पुराने समय में इंदिरा जी के समय में था कि हम 100 दिन में महंगाई कर देंगे, गरीबी हटाओ और देश को बचाओ, कांग्रेस को लाओ और भाजपा लाओ। वो जो नारे की जो शैली है, कांग्रेस ने नारे की वही शैली पकड़ी है। तो कुल मिलाकर के अब देखना तो ये है कि अब आगे भविष्य में क्या प्रभाव। देखिए दोनों दल अपने अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। इस कोशिश का समाज पर, जनता पर, मतदाता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में ही देखना पड़ेगा। जी तो ब्रजेश जी आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो बीजेपी के हालात थे एक सप्ताह पहले तक कि खबरें थी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, कोई नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो रथ यात्रा हम देख रहे थे 4 चुनाव से बीजेपी निकाल रही थी, जन आशीर्वाद यात्रा, उसका कुछ अता पता नहीं था कि कब निकलेंगी, चुनाव कमेटियों का प्रबंधन कौन संभालेगा, ऐसे तमाम सारी चीज़। लेकिन जब से अमित शाह का दौरा हुआ है तब से एक ये चीज़ तो ख़त्म हो गई कि अध्यक्ष कौन होगा। ये लगभग तय है कि चुनाव वी डी शर्मा के नेतृत्व में होंगे। 2 प्रभारी बना दिए, चुनाव अभियान संयोजक बना दिए गए नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद बीजेपी की दशा दिशा में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है आपको? देखिए मनोज जी, एक बात तो यहाँ से शुरू करूँगा मैं, जो शर्मा जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश का मुकाबला है ना कांटे का है, ऊँट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ताकत दोनों तरफ से लग रही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सक्रियता इसीलिए बढ़ी है कि अब वैसे हालात नहीं है जो असमंजस की स्थिति थी, जिस तरह से हम देख रहे थे कि बीजेपी की कार्यशैली चल रही थी। इससे पहले हमने देख रहे हैं पिछली बार तो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई थी जुलाई में, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जिस तरह से अमित शाह आए, चाहे चुनाव अभियान समिति के संयोजक नियुक्ति हो, चाहे प्रदेश में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हों, इसके बाद से गतिविधियां बड़ी तेज़ी से बढ़ी हुई हैं। उसकी वजह है कि आप चुनाव में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते इस मौसम में कि आपका या तो एक असमंजस की स्थिति रहे कि अध्यक्ष बदलने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है। कि आप देखिए कि अब पूरी तरह से रणनीति ये है कि चुनाव में झुक जाइए। पहले से भी 24 घंटे हम देखते हैं, 12 महीने हम देखते हैं, 365 दिन देखते हैं कि चुनावी मूड में रहती है बीजेपी। लेकिन आप देखिए रफ्तार एकदम तेज बढ़ी। उसकी वजह ये है कि अब केंद्रीय आलाकमान ने अपने हाथ में बागडोर ले लिए, अब पूरी तरह से निगरानी होगी। अभी तक तो देखिए चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, स्थानीय नेता अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। जो राष्ट्रीय नेता जो वो देते थे, एक तरह से कार्यशैली रहती थी उनकी, जो कार्यक्रम बनते थे वो देते थे, उस पर अनुसार काम होते थे। चाहे वो आपके 9 साल हो गए हों, उस पर कार्य उनको दिए गए, उस पर काम किया। लेकिन अब पूरी तरीके से चुनावी अभियान चलेगा। तो आप देखिए उसकी असर दिखने लगा। फोकस रखते हुए, एक एक सीट को फोकस रखते हुए, वैसे भी उनकी आकांक्षी सीटों पर वो फोकस कर ही रहे थे कि जो लगातार हारते रहे हैं उन पर किस तरह से फोकस, लेकिन अब बढ़ जाएगा। आप देखिए वैसी तैयारियां हो गई। यदि आप देख रहे हैं कि चाहे हवाई यात्राएं करना पड़े, चाहे हेलीकॉप्टर उनको किराए पे लेने सकें, पहले से ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि आप इस बार चुनाव को देख रहे हैं, कांटे का मुकाबला है, तो कहीं भी आप कमज़ोर नहीं रहना चाहते। ज़मीन स्तर पर चाहे आप गठबंधन की बात करें या जो लोगों से सहयोग लेने की बात करें, चाहे छोटे दलों को साधने की बात करें, तो वो हर तरह से कोशिश की जाएगी अब, क्योंकि अब चुनावी मौसम में पूरी तरह से आ गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं चुनावी मौसम आ गया है। अब कहीं भी कोई भी जो भी रणनीति होगी चुनाव के हिसाब से होगी। इसी वजह से आप देखिए कमलनाथ पे दंगों के बाद एक नया हमला हुआ है। चाहे आप देखेंगे कमर से नीचे बार तक होंगे इस बार चुनाव में, क्योंकि चुनाव जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला है। अब देखिए योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, चाहे जो आपने कहा कि नारी लाडली बहना वाली बात है, जो लाडली बहना योजना है उसमें आप 1500 तक जाएंगे, क्योंकि जो उनकी वादे हैं, जो घोषणा कर सकते हैं कांग्रेस, उनकी काट पहले ही चुनाव से पहले काट दी जाएगी। क्योंकि ताकि वो चुनाव में यदि मुद्दों के साथ जाएं, जिन मुद्दों के साथ वो जाएंगे उनको बोथरा किया जा सके, उनकी धार कमजोर की जा सके। चाहे लाडली बहना योजना ने, उनकी नारी सम्मान योजना, अब यदि वो गैस सिलेंडर के, यदि पेट्रोल के दाम भी मध्य प्रदेश में कम हो जाए दाम, तो आप ये आश्चर्य नहीं होगा। मतलब
वो सब चीजें की जाएंगी, क्योंकि चुनाव जीतना है और चुनाव जब कांटे का मुकाबला होता है तो फोकस सब चीजों पर रहता है कि विपक्ष का क्या हमला होगा, उसकी काट क्या होगी, उसको किस तरह से उसके मुद्दों को खत्म किया जा सके और उन पर किस तरह से हमला किया जा सके। जो अमित शाह कह के गए ना कि अभी डरे हुए लग रहे हो, मतलब बीजेपी से कहा उन्होंने कि डरे हुए दिख रहे हैं बीजेपी मध्य प्रदेश की, डरना नहीं है, हमला करना है। तो आप देखिए हमलावर होगी अब बीजेपी। आपको विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, 15 माह का हिसाब देना पड़ेगा, 2003 से पहले के उनसे उनके काम के हिसाब मांगा जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि अब यदि जो कमज़ोर रहेगा, जिस पर यदि कांग्रेस हमलावर रहती है, यदि बीजेपी लगातार हम देखें कि वो बचाव में ही रहेगी तो उसकी कमजोरी झलकेगी, और जब मुकाबला बराबर का हो तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है। यहाँ कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका पलड़ा भारी कमजोर हो और सामने वाले का भारी हो। तो वो सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, चाहे आदिवासियों को साधने की बात हो, चाहे दलितों को साधने की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों को, जिस तरह से हम देख रहे हैं पसमानदा मुसलमानों पर भी दाव चल रही है ना बीजेपी, उनके लिए भी उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है बाकायदा कि उन क्षेत्रों में जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे कि कम से कम उनका वोट बैंक बढ़ सके। तो हर तरफ से जो 51% का उनका लक्ष्य है, किसी भी तरह से वो हासिल हो। आदिवासी क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ था 2018 में, वो नुकसान ना हो, बल्कि कांग्रेस को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, ये सारी रणनीति के हिसाब से अब काम चलेगा। उसी हिसाब से हमले होंगे, उसी हिसाब से हम देखेंगे कार्यक्रम बनेंगे, उसी हिसाब से नेताओं के दौरे होंगे, उस वर्ग के नेताओं को किस क्षेत्र में, किस पॉकेट में उतारा जाए। अब वैसा नहीं होगा, जैसे कि आप देखिए दलित नेता है तो दलित क्षेत्र में उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, आदिवासी नेता है तो आदिवासी क्षेत्रों में। ये काम कांग्रेस भी कर रही है मनोज जी, जिस तरह से वो यात्रा निकाल रही है, आदिवासी नेताओं को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। तो अब राष्ट्रपति के दौरे भी बनेंगे, चुनाव जैसे आचार संहिता लगने से पहले आप देखना कि केंद्र के बड़े नेताओं के दौरे बनेंगे, और बैठकें तो शुरू हो ही गई हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह का लगातार दौरा मध्य प्रदेश पर रहेगा, फोकस रहेगा, हर चीज की मॉनिटरिंग होगी। बिल्कुल क्या मॉनिटरिंग हो रही है आपकी, क्या रणनीति है? शर्मा जी, एक और चीज़ है कि जो 66 सीटें कांग्रेस ने चिन्हित की है कि जो बिल्कुल बीजेपी के पास लंबे अरसे से रही है, उसको लेके जो दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट अभी सौंपी है, ऐसी खबरें हैं कि उसमें से उन्होंने खुद माना है कि उनमें से 60 सीटों पर लड़ाई बहुत टफ है। तो क्या केंद्रीय नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, या जो उनके तमाम सारे दूसरे बड़े नेता हैं, वो सीटों पर कांग्रेस के लिए फिजा बनाने का काम कर सकते हैं, या कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी केंद्रीय नेतृत्व के लिए कि उसमें वो अच्छे से परफॉर्म करे ताकि कांग्रेस की संभावना और ज़्यादा अच्छी हो पाए, बेहतर हो पाए? नहीं, निश्चित रूप से इस पर वो फोकस करेंगे, लेकिन मान करके मनोज जी चलिए कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो 3 प्रकार की रणनीति बनाते हैं जी। एक रणनीति तो वो होती है जो मीडिया में आती है, कई बार एक दूसरे को के बारे में भी फैलाते हैं। जैसे अभी जैसे ब्रजेश जी अभी बात कर रहे थे, मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि संभावना मुझे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है, वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, भाजपा में नहीं थी संभावना। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने ये जो प्रचार किया है, ये प्रचार कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रचार किया है। कांग्रेस 2 सीटों पर ज्यादा फोकस करे, 2 प्रकार की सीटों पर। हर राजनीतिक दल चुनाव में 3 तरह की सूची बनाता है। एक वो सूची बनाता है जहां उनके जीतने की संभावना होती है, एक दूसरी सूची वो बनाता है जहां बराबरी की टक्कर होती है, तीसरी सूची वो बनाता है जहां जीतने की संभावना नहीं होती। हर राजनीतिक दल पहले 2 पर फोकस करता है, जहां जीतने की संभावना सारी ताकत लगती है, जहां बराबरी की टक्कर है वहां सारी ताकत लगती है। ये जो तीसरे क्रम की सीटें आती हैं, ये केवल कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से इसका प्रचार किया जाता है। बाकी राजनीतिक दल उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको सरकार बनाना तो 2 तरीके के बनाना। तो कुल मिलाकर के इस बार जो, जैसे ब्रजेश जी बहुत अच्छी उन्होंने अभी समीक्षा की, मैं इनकी बात में एक और जोड़ना चाहता हूँ जी। भाजपा ने जो चुनाव प्रभारी बनाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया है, भूपेंद्र यादव को बनाया है, वो तीसरों को बनाया, ये 3 एंगल के चुनाव प्रभारी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद ग्वालियर में कहीं ना कहीं भाजपा में एक लकीर खिंची हुई दिख रही थी, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता में और भाजपा के नए कार्यकर्ता में। अब नरेंद्र तोमर जी को लेकर के भाजपा ने वो जो कार्यकर्ता था, थोड़ा सा 19-20 फील कर रहा था, उसको जागृत करने के लिए नरेंद्र तोमर को लिया है। फिर नरेंद्र तोमर जी की ट्यूनिंग जो है वो शिवराज जी से बहुत अच्छी है। ये दोनों छात्र संगठन के, जब युवा मोर्चे के साथी हैं ये दोनों, तो उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। भूपेंद्र यादव जो है वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी ट्यूनिंग बीडी शर्मा से बहुत अच्छी है। तो भाजपा में जितने कॉर्नर हैं, भाजपा ने प्रभारी उस हर कॉर्नर के व्यक्ति को बनाया। नरेंद्र तोमर में एक विशेष बात यह है, भाजपा में एक जमाना हुआ करता था, वो केवल सुनने के लिए बैठता था कोई ना कोई व्यक्ति, जिसको आप रिकॉर्ड में उगालदान बैठ के कहते थे कि कार्यकर्ता। नरेंद्र तोमर उगालदान बैठकों के बहुत मास्टर माने जाते हैं। मान करके चलिए कि उनकी बैठकें शुरू हो गई होंगी,
जो मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रही होंगी, वो कार्यकर्ता का असंतोष निकले और वो कार्यकर्ता काम में लगे। तो कुल मिलाकर के ये जो रणनीति है, और भाजपा का भूपेंद्र यादव को उन्होंने क्यों भेजा, कहीं ना कहीं भाजपा इस बार कोशिश कर रही है कि पिछले चुनाव में कुछ सीटों पर संघ के कार्यकर्ता तटस्थ हुए थे। उसका कारण है कि कभी, अब चैनल पर कहने की बात नहीं है, कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जिनको संघ ने कहा था कि टिकट मत दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर के उनको टिकट मिला, टिकट दिया तो वहां गया, संघ का कार्यकर्ता कुछ तटस्थ रहा। भूपेंद्र यादव को भेज करके भाजपा ने संघ के कार्यकर्ता को चार्ज रहे वो और काम में लगे। कुल मिलाकर के हर कॉर्नर की रणनीति उनकी है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस में और भाजपा में इस बार एक अंतर मुझे देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर और हाई कमान पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। इससे पहले कांग्रेस का हाई कमान एक सीमा तक हस्तक्षेप करता था, बाकी कार्यकर्ता और जो संगठन मंत्री थे उन पर बहुत जोर रहता था, जबकि कांग्रेस में हाईकमान का हस्तक्षेप ज्यादा रहता था। इस बार थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में हाईकमान का हस्तक्षेप कम होगा, कमलनाथ के ऊपर ज्यादा रणनीति कायम करेगी, और भाजपा टेक्नोलॉजी और हाईकमान पर बहुत ज्यादा जोर देगी। अब देखते हैं कि ये जो दोनों की बदली रणनीति है वो भविष्य में क्या प्रभाव डालती है। जी, तो ब्रजेश जी, रणनीति क्या प्रभाव डालेगी इस पर भी नजर होगी, लेकिन क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदलेगी? क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष की बड़ी बैठक हुई बेंगलुरु में, तो जो एक चिंता थी कि सपा भी चुनाव लड़ सकती है, लड़ने की तैयारी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की गलवैयाँ देखने को मिल रही है, तो क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है या इंतजार करना होगा थोड़ा? देखिए मनोज जी, वैसे तो ये गलवैयाँ हो रही हैं, जो रणनीति बन रही है वो लोकसभा चुनाव के लिए बन रही है जो 2024 में होगा। लेकिन यदि गठजोड़ होता है तो थोड़ा बहुत तो असर रहता है। यदि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कह रही है कि 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यदि वो 2024 में इस चुनाव से पहले गठबंधन कर लेती है लोकसभा के लिए कि कांग्रेस के साथ उसकी गलवैयाँ बन जाती है या वो गठजोड़ में शामिल हो जाती है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में उसका असर होगा। कम से कम मतदाताओं में तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही कि एक पार्टी जो यहाँ पे मुद्दे उठाएगी, हम किस पर हमला करेगी, वो कांग्रेस पर हमला करेगी और बीजेपी पर हमला करेगी, तो उस पर भरोसा कैसे करेंगे मतदाता, जब उसको मालूम है कि लोकसभा में तो ये इन्हीं के पाले में जाके बैठ रहे हैं, उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए, उनके साथ गठबंधन लड़े ना वो। हाँ, या ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश में यदि वहां पे गठजोड़ हो जाता है तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि जिस तरह से कमलनाथ ने पिछली बार भी प्रयास किए थे और उनको फायदा मिला था, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उन्होंने शामिल कर लिया हो, चाहे उन्होंने जैस को शामिल कर लिया हो, तो इस तरह की कोशिश से कमलनाथ पिछले 2018 में भी कर चुके हैं पहले भी। तो उनकी कोशिश रहेगी कि आम आदमी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, वो जो उनके वहाँ पे गठबंधन में इकट्ठे हो रहे हैं, जो उनके एक हो रहे हैं 2024 के लिए, तो वो मध्य प्रदेश में भी विधानसभा में भी इस तरह से कोशिश कर सकते हैं वो, जो उनके लिए फायदेमंद होगी। क्योंकि तो आम आदमी पार्टी यदि आती है तो नुकसान कांग्रेस को करेगी, लेकिन AIMIM तो निश्चित तौर पर उनके साथ नहीं है, तो वो तो मैदान में उतरेगी, तो कांग्रेस को बाकी का जो ज्यादा नुकसान हो सकता था, मुझे लगता है कि यहाँ गठजोड़ होता है तो उसका नुकसान कम होगा। बिल्कुल, तो अभी तो कह सकते हैं कि आगाज या अंजाम होते होते बहुत सारी चीज़ें बदलती मिलेगी। बहरहाल अब चर्चा की आगे इजाज़त नहीं है क्योंकि समय पूरा हो गया, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर जुलाई के महीने बड़े बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश की धरती पर दिखेंगे और चुनाव में ज़्यादा वक्त भी नहीं है, ऐसे में दोनों दल अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिसका नेतृत्व, जिसका लीडर इस फिजा को बदलने में कामयाब रहेगा, उस दल के हाथ में कामयाबी लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब वो कामयाबी दिलाने के लिए किस हद तक जाते हैं, चुनाव की दशा दिशा क्या होती है और वो कौन से मुद्दे होंगे जिसको वो छेड़कर वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।